आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य इस चैप्टर को देखने वाले हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट होगा। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगा। आप चाहो तो साथ ही साथ इसके नोट्स बना सकते हो ताकि एग्जाम के टाइम आपको वापस बुक्स वगैरह पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप इसको रिविजन करके आप अच्छे मार्क्स ला सको। देखो तो स्टार्ट करते वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना। देखो जो पहले हम इसमें इसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इसका परिचय क्या क्या हम इसमें देखने वाले हैं और इसका भौगोलिक विस्तार क्या है। देखो चैप्टर का नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, तो इसका कहने का ये मतलब है कि देखिए यहाँ पे हमें पढ़ने वाले एक साम्राज्य के बारे में, रोम साम्राज्य के बारे में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो जो लाल वाला है वो रोम साम्राज्य है और ये किस तरीके से तीन महाद्वीपों में फैला हुआ है। देखो नीचे देखोगे तो अफ्रीका है, अफ्रीका के उत्तर वाले हिस्से में है। ठीक है, यहाँ से उत्तर वाले हिस्से में है। इसके अलावा ऊपर देखोगे तो ऊपर यहाँ पे यूरोप है, यूरोप में फैला हुआ है। और यहाँ पे देखोगे तो एशिया में फैला हुआ है। एशिया में जो ये वाला हिस्सा है, जो काले वाले लाइन के नीचे जो ये वाला हिस्सा है, ये मध्य एशिया का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें फैला हुआ है। सॉरी यहाँ पे देखोगे तो ये जो लाल वाला है ये इसमें फैला हुआ है इस तरीके से। और जो ग्रीन वाले पे ये है ईरानियन साम्राज्य। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत इसके बारे में भी जानकारी है इसमें, इसलिए इसको भी थोड़ा बहुत हमें इसमें पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा हमें पढ़ना है रोम साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। हम इसी को इसमें देखने वाले हैं। तो इस तरीके से जो ये जो साम्राज्य तीन महाद्वीपों में फैला हुआ, इतना बड़ा साम्राज्य था ये। यूरोप में फैला हुआ है, पश्चिमी एशिया में फैला हुआ और अफ्रीका के अंदर फैला हुआ है। तो ये जो तीन महाद्वीप है इसके अंदर हम इस चीज़ों को इसमें देखने वाले हैं और देख सकते हो कि कितना बड़ा ये साम्राज्य था ये। तो देखो थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन, भौगोलिक विस्तार के बारे में जान लेते हैं रोम साम्राज्य के। तो अगर हम इसकी मुख्य भौगोलिक सीमाओं की बात करें कि इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक थी, तो देखो अगर बात करें तो इसकी पहले तो सीमाएं जो तीन महाद्वीपों में लगती थी। ठीक है, रोम साम्राज्य यूरोप में था, उत्तरी अफ्रीका में था और पश्चिमी एशिया के अंदर था। इन तीन महाद्वीपों के अंदर ये विस्तृत था, ये फैला हुआ था ये साम्राज्य। इसके अलावा अगर बात करें भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर का जो साम्राज्य है उसका हृदय स्थल माना जाता है। ठीक है, उसका हृदय माना जाता है, मतलब रोम साम्राज्य का जो हृदय है वो भूमध्य सागर को माना जाता है, क्योंकि ये इसको बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो देखो जो ये वाला और इस लाल वाले पूरे गैप के अंदर जो ये खाली खाली जो जगह है, ये व्हाइट कलर के, ये भूमध्य सागर है। इसलिए इस पूरे रोम साम्राज्य का हृदय माना जाता है इसको, भूमध्य सागर को। ठीक है, आगे देखो और इसकी उत्तरी सीमा की बात करें साम्राज्य की, अगर हम उत्तरी सीमा की बात करें तो यहाँ पे राइन और डेन्यूब, ये दो नदियां ये इसकी सीमाएं डिसाइड करती हैं उत्तर के अंदर। इसके अलावा दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में सहारा विशाल रेगिस्तान है, ये इसकी सीमा निर्धारित करता है। और पूर्व में बात करें तो पूर्व में फरात नदी इसकी सीमा निर्धारण करती है। ठीक है, एक बार मैप दिखा देता हूँ। देखो हमने पढ़ा कि उत्तर के अंदर राइन नदी, देखो यहाँ पे देखो राइन नदी है और डेन्यूब नदी उत्तर के अंदर, ये इसकी सीमा निर्धारित करनी है। दक्षिण में देखोगे तो सहारा रेगिस्तान, ये देखो ये अफ्रीका वाला है, उत्तरी अफ्रीका की देखो किस तरीके से यहाँ पे, और इसके नीचे जो सारा सहारा रेगिस्तान है, तो दक्षिण की सीमा सहारा रेगिस्तान बना रहा है। और पूर्व की बात करें तो देखो यहाँ फरात नदी है। ठीक है, मतलब फरात नदी के इस पार जो ग्रीन वाला है वो ईरान साम्राज्य है और फरात नदी के इस पार जो क्षेत्र है वो रोम साम्राज्य का है। ठीक है, तो लाल वाले जो जितना भी क्षेत्र वो रोम साम्राज्य का है। फरात नदी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से क्या है, पूर्व में फरात नदी इसकी सीमा बना रही है, दक्षिण में सहारा रेगिस्तान और उत्तर में राइन और डेन्यूब नदी इसकी सीमाओं को निर्धारण कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो और अगर बात करें थोड़ा तो यहाँ पे रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य में हमेशा प्रतिद्वंद्विता देखने को मिली है, क्योंकि जो ये दोनों साम्राज्य थे एक ही टाइम पे विकसित हुए। ठीक है, और इनका एरिया भी बहुत मतलब लगभग बराबर ही था। ठीक है, अब ऐसे में क्या है, ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। ठीक है, मतलब क्योंकि इन दोनों के बीच में भी ये रहता था कि कौन ज्यादा क्षेत्र को कब्जा करेगा, किसका साम्राज्य बड़ा होगा, कौन ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो हमेशा ये देखने को मिल रहा है कि जो रोम साम्राज्य है और ईरानी साम्राज्य है इनके बीच प्रतिद्वंदिता देखने को मिली है। देखो भूमध्य सागर के पास रोम साम्राज्य था। ठीक है, भूमध्य सागर के पास है इसलिए इसको हृदय स्थल कहते हैं। जबकि फरात नदी के पूर्व में, अगर फरात नदी की बात करें उसके पूर्व में ये ईरानियन साम्राज्य स्थित था। और इन दोनों महाशक्तियों के बीच पश्चिमी एशिया के नियंत्रण को लेकर, पश्चिमी एशिया पर किसका ज्यादा नियंत्रण होगा इसको लेकर निरंतर संघर्ष चलता रहता था। देखो इस तरीके से ये एक मैप में यहाँ पे ये है भूमध्य सागर है, यहाँ पे जिससे रोम साम्राज्य है। ठीक है, कोई नहीं, ये तो मतलब ये ढंग से इसमें टाइप हुआ नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हो। देखो यहाँ पे एक तथ्य है कि जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर के दक्षिण से पूर्वी अरब तक संपूर्ण क्षेत्र ईरान के अधीन था, जबकि भूमध्य सागर के चारों ओर संपूर्ण तटीय क्षेत्र रोम के साम्राज्य के अधीन था। कहने का मतलब ये है कि देखो अगर भूमध्य सागर के पास देखोगे तो भूमध्य सागर के चारों ओर जो इलाका है वो रोम साम्राज्य का है। वहीं यहाँ पे देखोगे ये रहा कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर की जो दक्षिण वाला हिस्सा है, मतलब जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये पूरा दक्षिण वाला हिस्सा और इसके पूर्व वाले हिस्से, ये सब ईरान साम्राज्य के अंडर आता है। ठीक है, तो ये भी इसको याद रखना।
आगे देखते हैं। तो देखो ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा ही मतलब परिचय को जाना कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और इसका मतलब जो जो साम्राज्य हम पढ़ने वाले हैं उसका भौगोलिक विस्तार क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें सीमाएं इसकी बनाती है। तो इस चीज़ को हमने इसको देखा, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं। देखो आगे हमें पढ़ना है कि जो रोम साम्राज्य है इसके बारे में हमें जानकारी के स्रोत क्या क्या है, जानकारी कहाँ से मिलता है कि जो ये साम्राज्य था ये अवस्थित था, ठीक है, ये किस प्रकार से अस्तित्व में है, इन सभी चीज़ों की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले तो मिलती है पाठ्य सामग्री से, ठीक। इस पाठ्य सामग्री में आता है वर्ष वृत्तांत। वर्ष वृत्तांत का मतलब था हर साल लिखी जाने वाली जो पुस्तकें वगैरह होती हैं उसमें इसकी जानकारी मिलती है। पत्र, कानून इत्यादि वगैरह। कहने का मतलब रोम साम्राज्य में जो लेखन शैली, क्योंकि हमने मेसोपोटामिया पढ़ा था, तो मेसोपोटामिया में भी हमने देखा था कि लेखन कला का विकास हो गया था, उसी प्रकार से यहाँ पे रोम साम्राज्य में भी लेखन कला का विकास हो चुका था। इसलिए यहाँ पे कुछ पाठ्य सामग्री देखने को मिलती है जिसमें रोम साम्राज्य के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रलेख या दस्तावेज, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखोगे तो इसमें उत्कीर्ण अभिलेख या पेपायरस, पेड़ के पत्ते आदि पर लिखे गए अभिलेख आते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभिलेख भी मिले हैं जो कि मुख्यतः जो होते थे पेपायरस के जो पेड़ होते थे उनके पत्तों पे ये अभिलेख लिखे जाते थे। इसके साथ साथ जो यहाँ पे उत्कीर्ण लिखा है ये पत्थरों पे भी कुछ जो जानकारी उत्तीर्ण की गई थी, मतलब पत्थरों पे खोद के निशान बना के चीज़ों को इसमें लिखा गया था, बताया गया था। इसका अगला जो जानकारी भौतिक अवशेषों से मिलता है। भौतिक अवशेष का मतलब जो पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिले होते हैं, ठीक, खुदाई के दौरान उसमें मिलते हैं, जैसे इमारत हो गया, स्मारक हो गया, मिट्टी के बर्तन, सिक्के इत्यादि वगैरह, ये भौतिक अवशेष है जो रोम साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं। देखो अगला है कि साम्राज्य का आरंभिक काल। अब अगर हम रोम साम्राज्य का आरंभिक काल की बात करें तो देखो अरे इसमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे इस समय ईरानी साम्राज्य भी अवस्थित था। तो ईरान के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा डिटेल है उसको देख लो, एक नंबर पूछ लेता है। तो देखो ईरान की बात करें तो ईरान पर सबसे पहले जो है पारथियाई ने शासन किया, उसके बाद ससानी राजवंशों ने शासन किया। मतलब पारथियाई राजवंश अलग था, ठीक है, पहले इन्होंने शासन किया ईरान पे, फिर उसके बाद ससानी राजवंश आए, ईरान पर शासन किया, ठीक है। और यहाँ पर अधिकतर जो आबादी थी वो ईरानी ही थी। मतलब अगर हम ईरान साम्राज्य की बात करें और रोमन साम्राज्य की बात करें, एक बहुत बड़ा जो विभिन्नता है ये देखने को मिलता है कि ईरान साम्राज्य में अधिकतर जो आबादी है वो ईरानी ही थी, ठीक है। लेकिन रोम साम्राज्य बिल्कुल इसका उल्टा था। रोम साम्राज्य में भाषाई, सांस्कृतिक हर रूप से यहाँ पे देखने को मिलता है कि विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो यही एक बहुत बड़ा फर्क रहता है कि ईरानी साम्राज्य और रोमन साम्राज्य में। देखो रोमन साम्राज्य की बात करें या रोम साम्राज्य की बात करें तो यहाँ सांस्कृतिक और भाषाई विविधता देखने को मिलता है। संस्कृति लोगों की अलग अलग है, भाषा लोगों की अलग अलग है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र था रोम के पास, ठीक है। इसके अलावा प्रशासनिक कार्य हेतु लातीनी और यूनानी भाषा का प्रयोग किया जाता था। रोम के अंदर लातीनी भाषा का और यूनानी भाषा का प्रयोग किया जाता था प्रशासनिक कार्य के लिए, और जो लोग यहाँ रहते थे वे सम्राट की पूजा भी किया करते थे। इसके अलावा आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक वो है राजनीतिक व्यवस्था के 3 मुख्य स्तंभ। मतलब रोम साम्राज्य के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था होती थी उसके 3 मुख्य स्तंभ कौन कौन से थे, ठीक है। या फिर इसी पे ये वाला क्वेश्चन आ रखा है कि रोम साम्राज्य के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, ये पूछ भी रखा है, तो याद रखना, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो अगर जो राजनीतिक व्यवस्था की बात करें कि कौन से 3 मुख्य स्तंभ हैं रोम साम्राज्य के, तो सबसे ऊपर है सम्राट, ठीक है। अब सम्राट की बात करें तो देखो सत्ता का ये प्रमुख होता था, शासन व्यवस्था का प्रमुख होता था सम्राट। प्रथम जो सम्राट बना वो ऑगस्टस बना, ठीक है। 27 ईसा पूर्व में प्रिंसिपेट नामक राज्य की स्थापना की थी इसने। प्रिंसिपेट एक नगर था, इसकी स्थापना की थी ऑगस्टस ने, और प्रथम सम्राट ऑगस्टस बना था 27 ईसा पूर्व के अंदर। और वे अपने आप को एक प्रमुख नागरिक मानता था, ठीक है। मतलब अपने आप को एक शासक रूप में ना दिखा के एक नागरिक के रूप में अपने आप को दर्शाने का प्रयास किया इसने, प्रमुख नागरिक के रूप में दर्शाने का अपने आप को प्रयास किया ऑगस्टस ने। तो ये तो सम्राट की बात रही। अगला जो राजनीतिक व्यवस्था का स्तंभ वो सीनेट था। अब सीनेट जो था एक जो सीनेट था ये एक ऐसा मतलब जो अभिजात वर्ग होता है उनका पूरा एक संगठन था सीनेट। और इनके पास एक टाइम ऐसा था कि जो सीनेट होता है इसके पास राजा से भी ज़्यादा पावर थी इसके पास। मतलब राजा कौन बनेगा ये डिसाइड करने का काम सीनेट के पास होता था, क्योंकि ये बहुत अभिजात वर्ग होता था। राजा नाम मात्र का राजा होता था, जो सारी जो मुख्य शक्ति होती थी वो सीनेट के पास ही होती थी, ठीक है। कि सेना की उपलब्ध कराना, ठीक है, या फिर युद्ध वगैरह लड़ना, तो इन सब चीज़ों को देखने का काम सीनेट ही किया करती थी। तो सीनेट की बात करें तो कुलीन तथा अमीर परिवारों की एक सभा होती थी सीनेट। इसके अलावा सम्राट की शक्तियों पर नियंत्रण रखते थे एवं शासन में अपना सहयोग करते थे। कहने का मतलब देखो क्या है, एक टाइम ऐसा था जैसे हमने पढ़ा प्रथम सम्राट जो ऑगस्टस था, तो ऑगस्टस से पहले जूलियस सीजर था। तो ऑगस्टस से पहले जो रोम साम्राज्य था वहाँ पे सीनेट का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। लेकिन जब ऑगस्टस राजा बना तब इसने धीरे धीरे सीनेट की पावर को सीमित कर दिया,
ठीक है, तो वो हमें अभी आगे देखने को मिलेगा। तो सीनेट के बारे में हमने ये पढ़ा, अभी हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे इस बारे में अलग से। इसके अलावा जो तीसरा स्तंभ है वो है सेना। अब देखो रोम वासिया जो जो रोम साम्राज्य था, तो रोम व्यावसायिक सेना थी जिसमें वेतन दिया जाता था। मतलब रोम के अंदर व्यावसायिक सेना होती थी, ठीक है, जिनको वेतन दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि मतलब किसानों को ही सेना बना रखा है, जब युद्ध लड़ना पड़े तो लेके चल जाए। इन्होंने व्यावसायिक मतलब पर्टिकुलर एक सेना रख रखा था रोम ने, ठीक है, ताकि युद्ध वगैरह में इनको मतलब विजयी वगैरह हो सके, और मतलब जो भी इनकी ट्रेनिंग वगैरह उनको दिया जा सके। इसके अलावा न्यूनतम 25 वर्षों तक सेवा देनी पड़ती थी, ये मतलब मिनिमम एज था कि मतलब लगभग इतने सालों तक सेवा देनी पड़ती थी सेना में। और चौथी शताब्दी में सेना में एक मतलब अभिलेख से ये पता चला है कि इनके पास लगभग 6 लाख सैनिक थे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 लाख नहीं 60 लाख है, ठीक है। तो ये एक टाइम ऐसा था कि इनके पास लगभग 60 लाख सैनिक थे, और ये व्यावसायिक सैनिक थे जिनको मतलब मासिक वेतन वगैरह दिया जाता था। तो ये रोम साम्राज्य के ये 3 मुख्य जो स्तंभ है वो यहाँ पे देखा हमने, सम्राट को, सीनेट को और सेना को। देखो आगे देखते हैं कि ऑगस्टस का शासनकाल कैसा है। ये प्रथम सम्राट रहता है, ठीक है, ये प्रथम सम्राट है रोम साम्राज्य का। अब इसकी बात करते हो, देखो 27 ईसा पूर्व में गणतंत्र का अंत हुआ और प्रिंसिपेट की स्थापना हुई। कहने का मतलब क्या है कि रोम साम्राज्य की बात करें तो रोम ऐसा नहीं कि 27 ईसा पूर्व में रोम जो साम्राज्य अस्तित्व में है, रोम साम्राज्य इससे पहले भी अस्तित्व में था, लेकिन वहां पर जो सम्राट से ज्यादा गणतंत्र का शासन था। अब जो गणतंत्र होता था उसमें ये होता था जो सेनेट था, ये पूरा एक समूह शासन करता था। राजा था लेकिन राजा के पास सीमित शक्तियां होती थी, ठीक है, राजा प्रमुख होता था लेकिन इसका सीमित शक्तियां होती थी। जो मुख्य जो पूरी जो पावर होती थी वो सीनेट के पास होती थी। गणतंत्र में ये था, ठीक है, और ये गणतंत्र चलता कब है 27 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 27 ईसा पूर्व तक, जब तक जो ये क्या ऑगस्टस जो है ये शासनकाल में नहीं आता है। जैसे ही ऑगस्टस शासनकाल में आता है इसने गणतंत्र को ही खत्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अभी एक पूरा मतलब एक ऐसी पद्धति लेके आया जिसमें राजा प्रमुख होने लगा और सीनेट की शक्तियों को कम कर दिया गया। तो ये हम इसमें देखने वाले हैं। तो देखो 27 ईसा पूर्व में गणतंत्र का अंत हुआ, ठीक है, जहाँ पे सीनेट प्रमुख शासन कर मतलब कि राजा होता था, लेकिन उसके बाद भी सीनेट सारी चीजों को संभालता था। लेकिन 27 ईसा पूर्व में गणतंत्र का खत्म हो गया और प्रिंसिपेट नामक एक शहर इसकी स्थापना हुई। ऑगस्टस का जो शासन काल था वो शांति और आर्थिक समृद्धि के लिए जाना जाता था, क्योंकि इसने अपने काल में अपने क्षेत्र का बहुत ज्यादा विस्तार कर लिया था। और ऑगस्टस ने स्वयं को केवल एक प्रमुख नागरिक कहा, निरंकुश शासक नहीं। इस तरीके से अपने आप को दर्शाने का प्रयास किया ऑगस्टस ने। अगर उत्तराधिकार प्रणाली की बात करें कि किसको किस प्रकार से मतलब जो चीजें हैं सत्ता वो हस्तांतरण हो रही है, देखो रोम साम्राज्य में जो परिवार या जो दत्तक उत्तराधिकार का नियम था। कहने का मतलब है कि राजा का बेटा राजा बन सकता है, या फिर राजा का बेटे जिससे राजा है उसका बेटा नहीं है तो वो किसी को गोद भी ले सकता है, ठीक है। तो दत्तक पुत्र की भी यहाँ पे चीजें मान्यता थी। उदाहरण के लिए बात करें तो ऑगस्टस ने तिबेरियस को अपना दत्तक पुत्र बनाया। मतलब ऑगस्टस जो था, तो ऑगस्टस का कोई बेटा नहीं था, तो इसने एक मतलब तिबेरियस को गोद ले लिया, ठीक है, एक ये मतलब इसको इसने गोद ले लिया, इसलिए यहाँ पे लिखा दत्तक पुत्र, और उस तरीके से ये उत्तराधिकारी बनकर आया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब सीनेट के कार्य देखते हैं जो भी हमने पढ़ा, और संरचना, ठीक है। सेनेट के कार्य और संरचना को हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखो साम्राज्य की वास्तविक जो सत्ता है उस सेनेट नामक निकाय में थी, ठीक है। और ये कब थी, तो ये जब रोम गणतंत्र था, और ये गणतंत्र कब था 27 ईसा पूर्व से पहले, जब तक ऑगस्टस नहीं आया था तब तक ये गणतंत्र था। इसके अलावा देखो सेनेट में जो अभिजात वर्गों के थे उन्हीं का वर्चस्व, जो अमीर वर्ग होता था उन्हीं का इसमें वर्चस्व होता था। इसमें कोई मजदूर, ठीक है, कोई मतलब कि दास या कोई गरीब वर्ग नहीं होता था इसमें। इसके अलावा रोम साम्राज्य में गणतंत्र का जो शासनकाल है, जो गणतंत्र का शासनकाल है वो देखो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। मतलब रोम साम्राज्य पहले भी अस्तित्व में था, लेकिन वो गणतंत्र मतलब वहाँ पे गणतंत्र का शासन था, गणतंत्र रूप से ये चीजें चलती थी। तो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र का शासन रहा इसमें। 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र, जो जूलियस सीजर है इसका जो दत्तक पुत्र है, मतलब जूलियस सीजर का भी कोई अपना बेटा नहीं था, तो इसने मतलब एक पुत्र को मतलब एक बच्चे को गोद लिया, ठीक है, और उसका उत्तराधिकारी बना ऑक्टेवियन। और जो ऑक्टेवियन है यही ऑगस्टस है, ठीक है। ऑक्टेवियन और ऑगस्टस में कंफ्यूज मत होना। जूलियस सीजर ने एक बच्चे को गोद लिया, ठीक है, जिसका नाम था ऑक्टेवियन, और यही आगे चल के ऑगस्टस बनता है, ठीक है। उसने इसका तख्ता पलट कर दिया और अपने हाथों में सत्ता ले लिया। इसके अलावा सेनेट की जो सदस्यता थी वो जीवन भर चलती थी, और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और
पद प्रतिष्ठा अधिक महत्व रहता था। ठीक है, जिसके पास भी धन है, पद प्रतिष्ठा, वो इसका हिस्सा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो धन है वो इसमें मैटर करती है सेनेट के अंदर, अगर आपको इसमें सदस्यता चाहिए तो। ठीक, एक छोटा सा जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको मैं जो राजा को लेकर उसको मैं थोड़ा और मतलब अलग से कर चीज़ों को बता देता हूँ। देखो, जूलियस सीजर 27 ईसा पूर्व से पहले जो राजा था वो जूलियस सीजर था। ठीक है, उस समय जो रोम था वो गणतंत्र था। अभी मैंने बताया ना, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो पावर है वो राजा के पास नहीं है, मेन जो पावर है वो सेनेट के पास है। और जो सेनेट है वो क्या, अभिजात वर्गों के समूह है, ये शासन कर रहा है सेनेट। अब होता क्या है, जूलियस सीजर का तख्ता पलट होता है, उसके बाद आता है ऑक्टेवियन या फिर ऑगस्टस आता है। ऑगस्टस आता है 27 ईसा पूर्व के अंदर आता है। ठीक है, अब ये 27 ईसा पूर्व से लेकर 14 ईस्वी, मतलब इस टाइम पीरियड में ये क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, और इसके अलावा यह जो सीजर का गोद लिया गया बेटा था, मतलब जूलियस सीजर था उसके द्वारा गोद लिया गया, ये इसका बेटा था, ये इसका मतलब खुद का बेटा नहीं था। और रोम साम्राज्य की इसने स्थापना की थी। रोम साम्राज्य से पहले रोम एक गणतंत्र था। ठीक है, ऑगस्टस आता है तो इसने रोम साम्राज्य की स्थापना की। अब देखो, ऑगस्टस के बाद जो सत्ता है वो गई टिबेरियस के पास। अब जो टिबेरियस, इसका जो टाइम पीरियड है वो 14 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी तक ये शासन करता है। और यह ऑगस्टस का सौतेला बेटा था और रोम साम्राज्य का दूसरा सम्राट था। रोम साम्राज्य का पहला सम्राट ऑगस्टस, दूसरा सम्राट टिबेरियस। ठीक है, और अगर जो बात करें ऑगस्टस और टिबेरियस के शासनकाल की, तो इसमें युद्ध बहुत ही कम हुए थे। इन दोनों के शासनकाल में युद्ध बहुत ही कम हुए थे, ना के बराबर होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हुआ था वो साम्राज्य का विस्तार हुआ था। इन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार किया था, और सबसे ज्यादा बात करें तो ऑगस्टस ने सीमाओं का विस्तार किया था। ठीक है, और इसी के काल को शांति का काल और आर्थिक समृद्धि का काल भी माना जाता है रोम साम्राज्य के इतिहास के अंदर। आगे देखते हैं। देखो, अगला है कि साम्राज्य पर नियंत्रण। अब अगर ये रोम साम्राज्य की बात करें तो इनका विस्तार बहुत बड़ा था। ठीक है, क्योंकि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था और एक अकेला राजा इतने बड़े शासन मतलब साम्राज्य को कैसे संभालता था, कैसे कंट्रोल करता था। तो देखो, एक तरीका था कि जो जितने भी जो दूर दूर तक क्या इन्होंने नगरों की स्थापना कर दी, मतलब अपने साम्राज्य के जो दूर दूर तक क्या है इन्होंने नगरों की स्थापना कर दी, जिससे क्या होने लगा, ताकि वो अपने कंट्रोल बनाए रख सके इतने बड़े साम्राज्य पे। जैसे अगर नगरों की बात करें तो कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक भूमध्य सागर के तटों पर स्थित थे। ठीक है, क्योंकि ऐसा था, भूमध्य सागर हमने देखा, उसके आसपास यहाँ पे यूरोप था, यहाँ पे पश्चिमी एशिया था, यहाँ पे अफ्रीका था। तो इस तरीके से भूमध्य सागर के चारों तरफ क्या है, प्रमुख शहरों को स्थापना कर दिया ताकि इन पे कंट्रोल बनाए रखें, क्योंकि इन्हीं शहरों के माध्यम से जो इसमें अमीर वर्ग होता था यहाँ पे इनके, अब देखो जो शहरों में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो क्या करता था, उसके अंडर गाँव आते थे, वो गाँव पे कंट्रोल रखता था, यहाँ से टैक्स लेके शहरों में आते थे और ये व्यक्ति राजा तक पहुँचाता था। तो इस तरीके से ये प्रणाली चलती थी, इस तरीके से लोग सत्ता पे जो अपना शासन है वो स्थापित किया करते थे। और इसके माध्यम से जो नगर वगैरह स्थापित हो रही हैं तो इसके माध्यम से प्रांतीय क्षेत्रों से कर वसूला जाता था। ठीक है, जैसे इस तरीके से समझो कि यहाँ पे एक नगर स्थापना हुई है। अब सबसे ऊपर है राजा, राजा ने क्या किया, नगर की स्थापना कर दी। अब इस नगर में रहने वाले जो अभिजात वर्ग है ये क्या करेंगे, जो जो गाँव है, क्योंकि जो शहर होता था ये हर एक शहर के अंदर कुछ गाँव आते थे। ठीक है, अब जिसके कारण क्या होता है, जो ये शहर होता था, जो इसमें अभिजात वर्ग होते थे, इन गाँव से टैक्स लेके आते थे और ये टैक्स राजा तक पहुंचाते थे। तो इस तरीके से इतने बड़े साम्राज्य पे अपना शासन व्यवस्था इन्होंने स्थापित किया और इस तरीके से इसको कंट्रोल में रखा। तो इसके माध्यम से जो प्रांतीय क्षेत्र है उस वहाँ से ये लोग कर वसूला करते थे और स्थानीय उच्च वर्ग का उदय हुआ। और यहीं से धीरे धीरे क्या होने लगा, जो एक उच्च वर्ग है, क्योंकि यहाँ पे जैसे शहरों में रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है, जो अमीर वर्ग है, यही धीरे धीरे यही काम करते रहते, एक टाइम ऐसा आता है कि इनका प्रभुत्व जो होता है बढ़ जाता है और एक टाइम पे ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि सीनेट के जो पावर्स हैं, जो सदस्य थे, उनके पास भी इतने पावर नहीं थी जिनके पास जो ये स्थानीय वर्ग है इनके पास आ जाता है। तो इस तरीके की नया वर्ग देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। देखो, अगला है रोम साम्राज्य के नगर और शहर। ठीक है, शहर और नगरों के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं थी, क्या क्या था। तो नगर में बात करें तो नगर में दंड नायक होता था, मजिस्ट्रेट होता था, जो आज कहता था, जो कि मतलब कि चीज़ों को देखता है। जब भी जो मतलब कोर्ट वगैरह होती है वो मजिस्ट्रेट है। तो उस टाइम पीरियड पे भी ये कोर्ट वगैरह हुआ करते थे, दंड नायक हुआ करता था। नगर परिषद, जिसे आज कहते हैं सिटी काउंसिल, उस टाइम पे भी ये हुआ करता था। और हर एक जो नगर होता था उसका अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र होता था। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हर एक क्षेत्र राज्य का एक निश्चित सीमा होती थी। जैसे हर एक राज्य की एक निश्चित सीमा होती थी, इसी तरीके से उस टाइम पीरियड पर हर एक शहर की अपनी निश्चित सीमा होती थी। ठीक है, कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य पर कंट्रोल नहीं करता था, हर राज्य अपने आप में स्वतंत्र था, वो राजा के प्रति जिम्मेदार था। ठीक है, और हर जो शहर था वो स्वतंत्र होता था, उस पर किसी दूसरे शहर का नियंत्रण नहीं होता था। अकाल के समय बात करें तो जो शहर में रहने वाले लोग हैं इनको बहुत मतलब बेहतर सुविधाएं मिल जाती थी बजाय गांव की, क्योंकि शहरों में लोग क्या है
शहरों में यहाँ पे गोदाम वगैरह हुआ करते थे, जिसमें वो लोग अनाज वगैरह इकट्ठा करके रखते थे, ताकि अकाल वगैरह के टाइम पे ये इन सब चीज़ों का उपभोग कर सके। लेकिन गाँव में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। इसके अलावा सार्वजनिक स्नान, यहाँ पे शहरों के अंदर सार्वजनिक स्नान गृह वगैरह हुआ करता था। रोम के शहरी जीवन की खास विशेषता थी यहाँ पे सार्वजनिक स्नान गृह था। इसके अलावा शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन की सुविधाएं भी उपलब्ध हुआ करती थी। जैसे एक कैलेंडर से पता चला है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन वहाँ कोई ना कोई मनोरंजन कार्य वगैरह चलता रहता था। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है जो लोग रोम के नगरों में रहते थे। इसके अलावा अगला जो टॉपिक वो है तीसरी शताब्दी का संकट। क्योंकि देखो तीसरी शताब्दी कहने का मतलब ही हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो पहली शताब्दी रही और जो दूसरी शताब्दी रही, ये रोम के इतिहास के लिए अच्छा काल रहा है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में इनका मतलब जो विस्तार है, मतलब जो सीमा का विस्तार है वो भी होता है, शांति व्यवस्था भी स्थापित होती है, आर्थिक रूप से मजबूत भी होता है, अपने चरमोत्कर्षण पे होता है। लेकिन तीसरी शताब्दी का जो संकट है, तीसरी शताब्दी तक आते आते रोम साम्राज्य का विघटन होना स्टार्ट हो जाता है, रोम साम्राज्य टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो उसी को हम इसमें देखने वाले हैं। देखो ये क्वेश्चन आ भी रखा है, इसी पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि पहली और जो दूसरी शताब्दी है ये कुल मिलाकर शांति, समृद्धि और आर्थिक जो विस्तार है उसका प्रतीक मानी गई, पहली और दूसरी शताब्दी। वहीं अगर हम तीसरी शताब्दी की बात करें तो इसमें आंतरिक तनाव देखने को मिलता है, बड़े मतलब आंतरिक तनाव के बड़े संकेत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है। तो कैसे ये कहा जा सकता है कि जो तीसरी शताब्दी है वहाँ पे उसमें आंतरिक तनाव देखने को मिला है? तो देखो पहला है कि जो पहला रीजन है वो है 225 ईस्वी में ससानी राजवंश का उदय हुआ। अब देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, यहाँ पे अगर बात करें तो ये देखो यहाँ पे देखो ये है ससानी राजवंश। ठीक है, मतलब जो ईरान है, ईरान साम्राज्य पे पार्थियंस का शासन था, पार्थियन के बाद ससानी आते हैं। जो ससानी राजवंश बहुत ज़्यादा क्रूर था। अब जो ससानी राजवंश इसने क्या किया, इस तरीके से देखो यहाँ पे फरात नदी के इस पार जो है वो क्या है, ईरान साम्राज्य, और फरात नदी के इस पार देखो ये फरात नदी, ठीक है, जो ये क्योंकि ऊपर वाला तो दजला है, ये फरात नदी, इस पार देखो रोम साम्राज्य है। तो जो ससानी राजवंश ये क्या करता है, अपनी सीमाओं का विस्तार करता है, फरात नदी के इस पार आ जाता है, यहाँ पे आक्रमण वगैरह करता है और इनके आसपास के जो एरिया इनको जीत लेता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें देखने को मिलता है। तो पहला तो ईरान जो तीसरी शताब्दी का संकट ये था कि जो ईरान साम्राज्य यहाँ पे ससानी राजवंश का उदय हुआ और इसने अपनी सीमाओं का विस्तार किया। फरात नदी को पार करके ये लोग रोम साम्राज्य के क्षेत्र में घुसे, यहाँ पे मतलब रोमन सेना को भगाया और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कब्जा किया। तो पहला तो मतलब इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो तीसरी शताब्दी का संकट है, ठीक है, वहाँ पे युद्ध वगैरह भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो 225 ईसा पूर्व में ससानी राजवंश का उदय हुआ। यह बहुत ज़्यादा आक्रामक वंश हुआ करता था और 15 वर्षों के भीतर भीतर ये फरात नदी तक फैल गया। ठीक है, बल्कि फरात नदी को पार करके रोम साम्राज्य का जो हिस्सा है उसमें इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। एक अभिलेख से पता चला है कि ईरान आएगा, ईरान के जो शासक थे उनका नाम था शाहपुर प्रथम। याद रखना, एक नंबर में पूछ सकता है। तो जो शाहपुर प्रथम थे इन्होंने 60,000 रोमन सेना का सफाई किया, मतलब इनको मार दिया। इसके अलावा रोम साम्राज्य की पूर्वी जो राजधानी थी एंटियोक, उस पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो एक अभिलेख से ये पता चलता है। तो देखो तीसरी शताब्दी के संकट में हम ऐसा क्यों कहते हैं कि तीसरी शताब्दी रोम साम्राज्य के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि 225 ईसा पूर्व तक आते थे यहाँ पे ससानी राजवंश आ जाता है, उन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार किया, रोम साम्राज्य के हिस्से में कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। आगे देखिए तो जो जर्मन मूल की जो जनजाति इन्होंने भी आक्रमण इसी टाइम पीरियड पे स्टार्ट कर दिया। एक टाइम पे अगर इस तरीके से रोम साम्राज्य की बात करें तो इधर ससानी राजवंश जो है क्या कर रहा है, कब्जा कर रहा है। ऊपर से ऊपर जर्मनी है, ठीक है, तो ऊपर से जो जर्मन जनजाति है उन्होंने क्या किया, ऊपर से वाले हिस्से को कब्जा करना स्टार्ट किया। देखो किस तरीके से जो रोम साम्राज्य टूटना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो जर्मन मूल की जनजाति इन्होंने भी आक्रमण स्टार्ट किया। ये जनजातियाँ जो होती थी वो एलमन्नई, फ्रैंक और गोथ, ये कुछ जनजातियाँ थी। ये ईरान और डैन्यूब नदी की सीमाओं की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। हमने पढ़ा ना ऊपर ईरान और राइन और डैन्यूब नदी है, तो उनकी सीमाओं को मतलब उस तरीके से इन नदियों को पार करके मतलब इन क्षेत्रों पर आक्रमण करना स्टार्ट कर देती है। और 233 ईसा पूर्व से लेकर 280 ईस्वी तक इस क्षेत्र में लगातार आक्रमण वगैरह हुए, जिसके कारण जो रोम है अपना उत्तर वाला सीमा इसको खो देता है। और अगला रीजन है सत्ता का अस्थिर होना, मतलब राजनीतिक अस्थिरता भी देखने को मिलती है रोम के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब बार बार जो शासक क्या होते बदल रहे थे और एक कुशल शासक का अभाव था। मतलब कोई ऐसा राजा, ऑगस्टस जैसा कोई राजा नहीं है जिसने इतने बड़े साम्राज्यों को संभाल सके, तो एक कुशल राजा का भी यहाँ पर अभाव था, जिसके कारण जो रोम साम्राज्य ये बिखर गया। तो इसलिए ये कुछ जो 3 रीजन था ये हमने पढ़ा कि तीसरी शताब्दी का जो संकट था वो ये संकट था कि किस तरीके से लगातार यहाँ पे आक्रमण वगैरह हो रहे हैं। और इस तरीके से हमने जो इस पूरे चैप्टर को क्या है कवर कर लिया है। ठीक है, मतलब पूरे चैप्टर में आधा जो चैप्टर उसको हमने इस पार्ट में कवर कर लिया है। आगे जो हम करने वाले हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में, जो पार्ट सेकंड होगा उसमें इसमें देखने वाले हैं। और आप चाहो तो इसके नोट्स वगैरह बना सकते हो।